टॉपिक रहेगा अपना हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास। ठीक है, हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ और हिंदी उपन्यास का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी उपन्यास का उद्भव व विकास की प्रस्तावना, और फिर हिंदी उपन्यास। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद से पूर्व कौन से उपन्यासों की रचना हुई और उनके कवि कौन हैं। और फिर प्रेमचंद का आविर्भाव कैसे हुआ, हिंदी उपन्यास का नया युग लेके आए। ठीक है, प्रेमचंद, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जयशंकर प्रसाद और यथार्थवादी उपन्यास की परंपरा पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर प्रेमचंद युगीन उपन्यास, यानी प्रेमचंद के युग में कौन कौन से उपन्यास थे उनको पढ़ेंगे। फिर प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यानी प्रेमचंद के बाद में कौन से उपन्यासों की रचना हुई। देश विभाजन और हिंदी उपन्यास, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास, 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक, हिंदी उपन्यास का उत्कर्ष। इस टॉपिक के अंदर ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम 2-3 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए यूजफुल वीडियोस लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास की प्रस्तावना। गद्य की विधाओं में उपन्यास एक लोकप्रिय विधा है। ठीक है, लोकप्रिय विधा है। हिंदी उपन्यास के उद्भव में बंगला, मराठों और अंग्रेजी अनुदित उपन्यासों ने प्रेरक तत्व के रूप में कार्य किया। प्रथम हिंदी उपन्यास के रूप में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु और श्रद्धाराम किल्लोरी का भाग्यवती की चर्चा हिंदी साहित्य के इतिहास व ग्रंथों में आई है। इन्हीं दो कृतियों से हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा का उद्भव माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम उपन्यासों का नाम कौन कौन से उपन्यास का आता है, तो प्रथम हिंदी उपन्यास के रूप में एक तो आता है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु और दूसरा है श्रद्धाराम किल्लोरी का भाग्यवती। इन्हीं उपन्यासों से हिंदी उपन्यास विधा का उद्भव माना जाता है। आगे चलकर उपन्यास लेखन एक लोकप्रिय साहित्य विधा बन गई। हजारों की संख्या में इस क्षेत्र में लेखक उभर कर आए हैं। उपन्यास के विकास को समझने के लिए प्रेमचंद को केंद्र में रखकर प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद के समय के उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों ने प्रेमचंद के बाद उपन्यासों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो उपन्यास के विकास को कैसे समझेंगे, और प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर कि प्रेमचंद जी के पूर्व में कौन से उपन्यास थे, प्रेमचंद जी के समय में कौन से उपन्यास थे और प्रेमचंद जी के बाद में कौन से उपन्यास अ, आए हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। संक्षेप में उपन्यासों के विविध रूपों एवं उनकी प्रेरक परिस्थितियों से आप इस पाठ के माध्यम से परिचित होंगे। इस पाठ में हिंदी भाषाभाषी समाज की बदलती हुई परिस्थितियों को भी समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही उत्तर भारत के समाज को जिन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, उनसे प्रेरित होकर हिंदी का उपन्यासकार कैसे अपनी विषय वस्तु को निर्धारित कर रहा था, इससे भी आप अवगत हो सकेंगे। ठीक है, तो अब हम हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास का भारतीय नवजागरण से गहरा रिश्ता है। हिंदी उपन्यास का भारतीय नवजागरण से गहरा रिश्ता है। बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में हिंदी भाषी क्षेत्र में नवजागरण की प्रक्रिया विलंब से प्रारंभ हुई। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र में थोड़ी देरी से नवजागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, पहले महाराष्ट्र और बंगाल में हुई। अतः हिंदी में उपन्यास विधा का आरंभ भी बंगला और मराठी की अपेक्षा विलंब से ही हुआ। ठीक है, उपन्यास विधा का जो आरंभ है वो भी बंगला और मराठी की अपेक्षा देरी से हुआ। ठीक है, पहले बंगला और मराठी में उपन्यासों की रचना हुई, उसके बाद में हिंदी भाषा के अंदर उपन्यासों की रचना हुई। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण का आरंभ 1857 ईस्वी के
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में माना जाता है। पता ही है आप सबको 1857 की क्रांति हुई, उस समय जो है पुनर्जागरण का आरंभ हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। किंतु सामाजिक क्षेत्र में पुनर्जागरण का आरंभ मुख्यतः आर्य समाज 1875 की स्थापना और उसके आंदोलन के साथ हुआ, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में तो 1875 में हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में 1857 में हुआ, ठीक है। इसकी ट्रिक भी है 5 और 7 यानी 57, ठीक है, और इसके उल्टे हैं 7 5, ठीक है। बंगाल से आरंभ हुए पुनर्जागरण की लहर 1960 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषी क्षेत्र को छूने लगी। स्त्री शिक्षा का आंदोलन, विधवा विवाह का समर्थन, बाल और वृद्ध विवाह का विरोध आदि इसके परिचायक थे। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का आंदोलन भी इसी की अभिव्यक्ति था। दुर्भाग्य से वह अंग्रेजी विरोधी आंदोलन न होकर उर्दू विरोधी आंदोलन बन गया था, जिसके पीछे अंग्रेजी शासन की साजिश भी थी, पर उसके पीछे अपनी भाषा का प्रेम प्रेरक तत्व था, इसमें दो मत नहीं हो सकते। 7वें दशक के लगभग अंत में आरंभ हुए खड़ी बोली हिंदी साहित्य के आंदोलन के मूल में भी पुनर्जागरण की प्रेरणा ही प्रमुख थी। उपन्यास आधुनिक युग की देने। उपन्यास आधुनिक युग की देने अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य से पहले परिचित होने के कारण उपन्यास शब्द का प्रयोग बंगाल में लगभग 19वीं शताब्दी के छठे दशक में निश्चित हो गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य से पहले परिचित होने के कारण उपन्यास शब्द का प्रयोग बंगाल में लगभग 19वीं शताब्दी के छठे दशक में निश्चित हो गया था, ठीक है। उपन्यास शब्द का प्रयोग तत्पश्चात बंग भाषा के श्रेष्ठ उपन्यासों के अनुवादों के क्रम में तथा पुनर्जागरण कालीन चेतना से संपृक्त होने के कारण हिंदी के क्षितिज पर भारतेंदु के क्रियाशील होने पर हिंदी में भी इसका प्रचलन हुआ। इस क्षेत्र में हिंदी का उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नोवेल के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ, ठीक है। इस रूप में हिंदी का उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नोवेल के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ, किंतु कुछ समालोचक विद्वान इस सत्य को जुटलाकर अपने पुरातनवादी आग्रह के कारण हिंदी उपन्यास को प्राचीन भारतीय कथा साहित्य की परंपरा का क्रमिक विकास मानते हैं, ठीक है। कथा साहित्य का की परंपरा का ही क्रमिक विकास मानते थे कुछ समालोचक विद्वान, ठीक है, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि अधिकांश प्राचीन कथा साहित्य पद्यबद्ध, कुतूहलदायक, अलौकिक घटनाओं से पूर्ण, प्रेम मूलक तथा उपदेश वृत्ति की भंगिमा से परिव्याप्त है, जबकि आधुनिक हिंदी उपन्यास गद्य में लिखित वैयक्तिक दृष्टिकोण, विश्वसनीयता, स्वाभाविकता तथा यथार्थपरक स्थितियों पर बल देता है, जो निश्चित रूप से पश्चिमी शिक्षा के संपर्क का परिणाम है। परीक्षा गुरु हिंदी में वस्तु और शिल्प दोनों की दृष्टियों से उपन्यास साहित्य की शुरुआत करता है, ठीक है। परीक्षा गुरु हिंदी में वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से उपन्यास साहित्य की शुरुआत करता है। जब तक अन्य कोई कृति प्रकाश में नहीं आती, तब तक उसे हिंदी के प्रथम उपन्यास के गौरव से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब तक हिंदी के प्रथम उपन्यास के गौरव से वंचित नहीं किया जा सकता है, कब तक? जब तक अन्य कोई कृति प्रकाश में नहीं आती, तब तक परीक्षा गुरु को ही, ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था हिंदी उपन्यास। अब हम प्रेमचंद जी के पूर्व कौन से उपन्यासों की रचना हुई उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों को हम सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास, उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन तीनों प्रकार को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास कौन से हैं और उनके कवि कौन है। तो शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यासों में घटनाओं की सृष्टि लेखक इस प्रकार करता है कि रचना में अनेक अद्भुत करिश्मे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यासों के अंदर क्या दिखाई पड़ते हैं? अद्भुत करिश्मे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं अपन, अद्भुत करिश्मे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, किसमें? शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास में, ठीक है फ्रेंड्स।
पाठक विस्मयकारी घटनाओं के मायाजाल में चमत्कृत होता हुआ दांतों तले उंगली दबाए कृति में डूबा रहता है। इस तरीके के शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास हैं। और वो कौन से हैं? जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों में पाठक की कौतूहल वृत्ति को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। ठीक है, किंतु इस समानता के बावजूद जासूसी और तिलिस्मी उपन्यास के शिल्प में अंतर है। इन उपन्यासों में कथानक की स्थिति रीढ़ की हड्डी के समान होती है। जासूसी उपन्यास का कथानक सीमित कार्य कारण श्रृंखला से जुड़ा होता है, जबकि तिलिस्मी उपन्यास के कथानक में विस्तार और बिखराव अधिक होता है। तिलिस्मी उपन्यासों में कथा का क्रम आगे की ओर अग्रसर होता है, जासूसी उपन्यास में पीछे की ओर होता है। ये एक अंतर है तिलिस्मी उपन्यास और जासूसी में, कि तिलिस्मी में तो कथा का क्रम आगे बढ़ता है और जासूसी में पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, पीछे की बातों को बताते हैं। जासूसी उपन्यास की कथा तथ्यपूर्ण तत्कालीन समाज से संबंधित वास्तविक घटनाओं के आधार पर होती है। ठीक है, जासूसी उपन्यास के अंदर। और तिलिस्मी उपन्यास की कथा चमत्कारपूर्ण सामंती वातावरण युक्त तथा कल्पनाजन्य होती है। ठीक है, राजा महाराजा परियां ऐसी कल्पनाजन्य होती है ना, वैसे। इसी कारण जासूसी उपन्यास आज भी लोकप्रिय है, क्योंकि ये तथ्यपूर्ण है और वास्तविक घटनाओं के आधार पर है। ठीक है, जबकि तिलिस्मी उपन्यास अदृश्य हो गए हैं, क्योंकि ये कल्पनाजन्य है और चमत्कारपूर्ण है, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में सर्वाधिक ख्याति तिलिस्मी उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री को प्राप्त हुई है। ठीक है, प्रेमचंद जी से पूर्व उपन्यासकार के अंदर सर्वाधिक ख्याति प्राप्त किसको हुई है? वो हुई है देवकीनंदन खत्री को। ठीक है, तिलिस्मी उपन्यास की रचना की थी इन्होंने। उस युग में जब हिंदी क्षेत्र में भी उर्दू का बोलबाला था, हिंदी के पाठक बहुत कम थे। देवकीनंदन खत्री जी ने हिंदी को असंख्य पाठक दिए हैं। ठीक है, तो देवकीनंदन खत्री जी के बारे में ये बात लोकप्रिय है कि उनके उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ऐसे कौन से उपन्यासकार थे जिनके उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, तो वो है देवकीनंदन खत्री जी। ठीक है, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। ठीक है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। यह खत्री जी की कलम का कमाल था। उनकी प्रसिद्ध तिलिस्मी रचनाएं हैं चंद्रकांता 4 भाग, चंद्रकांता संतति 24 भाग और भूतनाथ 21 भाग। भूतनाथ के वे 6 भाग ही लिख पाए कि सन 1913 में उनका स्वर्गवास हो गया। शेष 15 भाग इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास है, और इसको पूरा किसने किया? इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया। और देवकीनंदन खत्री जी का जो स्वर्गवास है वो 1913 में हुआ था। इसके बाद आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जी भारतेंदु और द्विवेदी युग के मध्य की कड़ी हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग के मध्य की कड़ी कौन से उपन्यासकार हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी। इन्होंने लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं, 65 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? किशोरीलाल गोस्वामी जी। जिनमें ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक, धार्मिक, तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिकता गौण है, लेकिन कल्पना की ऊंची उड़ानें और तिलिस्मी करामातें अधिक दृष्टिगत होती हैं। ठीक है, दुर्गा प्रसाद खत्री ने उपन्यास लेखन कला विरासत में ग्रहण की थी। ठीक है, दुर्गा प्रसाद खत्री कौन है? देवकीनंदन खत्री जी का पुत्र हैं। तो इनके पिताजी से इनको विरासत में मिली है उपन्यास लेखन की कला। इसी कारण पिता द्वारा छोड़े गए अधूरे उपन्यास भूतनाथ को उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। दुर्गा प्रसाद जी ने देख लिया है कि तिलिस्म और एयारी को चमत्कृत करने वाला प्रभाव मंद पड़ता जा रहा है, इसलिए उन्होंने कल्पना की ऊंची उड़ान भरते हुए वैज्ञानिक उपन्यास लिखे। ठीक है, जो इनके पिताजी को विरासत में मिली थी वो तिलिस्मी और एयरी उपन्यास, तो इनका प्रभाव कम पड़ता देख इन्होंने कल्पना की और भी ऊंची उड़ानें भरी और वैज्ञानिक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। इनके कई उपन्यासों में गोपाल शंकर नाम का जासूस है।
इसलिए इनके उपन्यासों को जासूसी उपन्यास की संज्ञा दी गई। दुर्गा प्रसाद खत्री जी के उपन्यासों में देश प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। इनकी जासूस अपराध प्रधान प्रमुख रचनाएं हैं लाल पंजा, रक्तमंडल, सफेद शैतान, प्रतिशोध आदि उपन्यासों में 3 तरह के पात्र हैं। जासूस गोपाल शंकर, शासक अंग्रेज और राजा, महाराजा नवाब आदि। और तीसरा है देशभक्त पात्र। ठीक है। गोपाल राम गहमरी ने हिंदी में जासूसी उपन्यासों की परंपरा का श्री गणेश किया। ठीक है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? वो किया गोपाल राम गहमरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? वो किया गोपाल राम गहमरी ने। इन्होंने उपन्यासों के अतिरिक्त काव्य और नाट्य रचना भी की और जासूसी, ऐतिहासिक, सामाजिक उपन्यास भी लिखे, किंतु इनको हिंदी साहित्य में ख्याति जासूसी उपन्यासकार के रूप में ही प्राप्त हुई। जासूसी उपन्यासों की परंपरा अंग्रेजी और बंगाली के माध्यम से हिंदी में आई। ठीक है। जासूसी उपन्यासों की परंपरा कहाँ से आई? अंग्रेजी और बंगाली के माध्यम से हिंदी में आई। गहमरी जी ने सर्वप्रथम नगेंद्रनाथ गुप्त के हीरा और मूल्य उपन्यास का हीरा का मोल नाम से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका पाठकों ने खूब स्वागत किया। बस इसके नाम से हिंदी में अनुवाद किया। बस इसकी लोकप्रियता ने गहमरी को जासूसी उपन्यास लिखने की प्रेरणा दी और छोटे बड़े मौलिक अनुदित कुल मिलाकर इन्होंने लगभग 150 जासूसी उपन्यास लिखे हैं। गहमरी जी के उपन्यासों में अव्यवस्था के प्रति विद्रोह है। ठीक है। जो गोपाल राम गहमरी हैं, इन्होंने 150 जासूसी उपन्यास लिखे और उन उपन्यासों में अव्यवस्था के प्रति विद्रोह है। लोकहित की भावना निहित होने के कारण इनका साहित्य मनोरंजन मात्र के लिए नहीं था। इनका उद्देश्य कानून व न्याय के प्रति पाठकों की आस्था प्रकट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। जो गोपाल राम गहमरी हैं, इनके उपन्यासों का उद्देश्य क्या है? कानून व न्याय के प्रति पाठकों की आस्था को प्रकट करना। यहाँ पे प्रकट करना था। ठीक है। इस युग में लिखे गए अनेक जासूसी उपन्यासों की एक लंबी सूची उपलब्ध होती है। उस युग के हर उपन्यासकार ने इस क्षेत्र में एक दो रचनाओं के द्वारा प्रवेश किया। इस प्रकार हिंदी उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद पूर्व युग निर्माण कहा जा सकता है। जासूसी और तिलस्मी घटना प्रधान उपन्यासों का इस युग में बोलबाला था। सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर इन लेखकों ने उपन्यास विधा को लोकप्रिय बनाया। सुदृढ़ समृद्ध भूमि पर प्रेमचंद जी ने सुंदर सुगढ़ इमारत खड़ी कर दी। प्रेमचंद पूर्व काल में हिंदी उपन्यास लगभग 25 वर्ष तक एक रास्ता की स्थिति में पड़ा रहा। एक और सर्वश्री लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने परीक्षा गुरु की रचना की, बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास की रचना की, राधा कृष्ण निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास की रचना की, रतन चंद प्लीडर, ठीक है, इन्होंने नूतन चरित्र नामक उपन्यास की रचना की, बाल मुकुंद शर्मा, इन्होंने मालती नामक उपन्यास की रचना की, श्याम सुंदर लाल शर्मा पंजाब पतन, कला प्रसाद कुल कलंकिनी, गौरी दत्त गिरिजा और पूतनलाल सारस्वत स्वतंत्र बाला आदि कथाकार अपने अपने उपन्यासों में कहीं रूढ़िवादिता का प्रचार तो कहीं इसका विरोध कर सामाजिक संक्रांति की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। दूसरी ओर मनोरंजन को भी अपना साध्य मानने वाले कथाकार यथा देवकी नंदन खत्री, चुन्नीलाल खत्री, जबरदस्त की लाठी नामक उपन्यास है, विठल दास किस्मत का खेल, मदन मोहन पाठक, आनंद सुंदरी, 5 भाग, सत्यदेव आश्चर्य, राम प्रसाद वर्मा, राजकुमारी चंद्रमुखी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, समुद्र में गिरीन्द्र, गोपाल राम गहमरी, चतुर चंचला आदि उपन्यास, किशोरी लाल गोस्वामी, तिलस्मी, शीश महल तारा, आदर्श सती आदि 65 उपन्यास, सूरजनाथ वैश्य, कटा हुआ सिर, सूरजनाथ वैश्य आदि के अपने अपने उपन्यासों में अनेक प्रकार से पात्रों को मूर्छित कर पुनः अपनी दवा द्वारा चेतनावस्था में ले आने
सहेलियों के साथ कभी बाग में तो कभी तालाब में रमण करती नायिकाओं, बहुएं में छिपे नजमी रम्मालों, भूल भुलैया में खो देने वाले तिलस्मों, मेज पर पड़ी लाशों, बटुए में रखे हत्याओं के भेदों को पढ़कर लाखों करोड़ों पाठक एकदम मनोरंजन वृद्धि ही तो करते हैं।